Evening, good evening, Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. good evening. देवेश, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया गया? तो इंसुलेटर के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंसुलेटर का क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, ठीक है। इंसुलेटर के बारे में बातें कर रहे थे तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसकी दे देते हैं, फिर आगे फिर हम लोग बातें करेंगे कि कैसे गॉस थ्योरम को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, है ना। तो कल कुछ डिस्कशन किया गया था, उसमें बताया गया कि अगर कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसको अगर आप एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हो तो ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे कोइंसाइडिंग हो, यानी कि डाइपोल का फॉर्मेशन ना होता हो। और मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड हो। जब एक नेगेटिव चार्ज और सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड हो तो उससे जो अरेंजमेंट बनता है उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसको। और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो आप लिखते हो Q इंटू वेक्टर एल के द्वारा, जहां पे वेक्टर एल क्या है? निगेटिव चार्ज को ओरिजिन मान करके पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका एल वेक्टर होता है। और जब आप इसको मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसको लिखने का इंफॉर्मेशन हमने कल का आपको दिया है, P क्रॉस E से लिखते हो, है ना। ठीक है। Yes, जस्ट sir. ये अभी आपको इंट्रोड्यूस किया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी डिटेल बातें आगे चल के करेंगे। और इसको इंट्रोड्यूस केवल इसलिए किया है जिससे कि हम इंसुलेटर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ सकें, है ना। तो ऐसा ना समझना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बस इतना ही पे खत्म हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें आगे चल के करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। कि यस कैसे इसके द्वारा क्या फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना होगा, किस ओरिएंटेशन पे कितना होगा, ये टॉर्क को ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट आगे के सेक्शन में। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब कोई भी पर्टिकुलर इंसुलेटर होता है तो उसमें जो डाइपोल्स होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। मॉलिक्यूलर लेवल पे सब एक दूसरे से रैंडम ओरिएंटेशन में है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इफेक्टिवली क्या आपको मिलेगा कि जो डाइपोल मोमेंट फॉर द Zero. होल मटेरियल होएगी दैट विल बी जीरो।
बट जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे बेटा तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और इसमें आपने इस इंसुलेटर को ले जाकर के प्लेस कर दिया, ठीक है? तो इन पे जो टॉर्क लगेगा उसका इफेक्ट आएगा कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में अलाइंड होगा, ऐसे, ठीक है? फील्ड के डायरेक्शन में ये डाइपोल से अलाइंड हो जाएंगे। जब डाइपोल्स का अलाइनमेंट मिलेगा तो उसका इफेक्ट जरा सोचिए। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना? तो इधर वाला जो सरफेस sir. होगा हमारे इस मटेरियल का वो आपको दिख रहा है कि इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। वॉल्यूम में जाओगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बट इस वाले सरफेस पे जाओगे अब देखो तो ये जो जनरेटेड फील्ड है ड्यू टू द पोलराइजेशन, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं ना, ड्यू टू द पोलराइजेशन जो फील्ड हुई और ये जो फील्ड हुई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड जो मटेरियल के अंदर में आएगी जिसको ई से आप दिखा रहे हो, इट विल बिकम ई नॉट जो अप्लाइड फील्ड है माइनस, चूंकि मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, होगा ना बेटा? दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए जो नेट फील्ड होगी दैट विल बिकम स्मॉलर, छोटी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। कितनी छोटी? डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसको आप क्या नाम देते हो? रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ई क्या है यहाँ पे? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसुलेटर। और ई नॉट क्या है? इट इज द अप्लाइड फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। के की वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 1, है ना? के की वैल्यू एयर के लिए 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है बट 1। और के की वैल्यू आप इन्फिनिटी मेटल के लिए लेके चलोगे ना मेटल, क्योंकि मेटल के अंदर में तो फील्ड 0 होता है। तो 0 कब होगा? जब के इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना? तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया इंसुलेटर के लिए। अब आओ दूसरे तरीके का मटेरियल को देखते हैं। एक तो ये था जिसमें डाइपोल्स थे मॉलिक्यूलर लेवल पे, और दूसरे तरफ का है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे कंसाइडेड है। दैट मीन्स कि वहां पे डाइपोल नहीं है। वहां पे क्या होगा? जो बेसिक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा बट इफेक्टिव जो इंफॉर्मेशन बनेगी दैट विल बी सेम। यही कि फील्ड जो होगी दैट विल बिकम छोटा, स्मॉलर, है ना? फील्ड स्मॉलर होगी लेकिन जो मैकेनिज्म है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म आ रहा था? जो डाइपोल्स थे उन पे टॉर्क लग रहा था, उसके कारण पोलराइजेशन हो रहा था, है ना? अब जहां पे डाइपोल्स है ही नहीं, जहां पे डाइपोल्स हैं ही नहीं वहां पे क्या होगा उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मान लो कि एक ऐसा इंसुलेटर हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर जो है वो कॉन्साइडिंग है, यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया जिसके अराउंड
ऐसे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडेड है, तो नेट चार्ज आपको मिल रहा है कि 0 है, एंड एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ही सेंटर, एक ही जगह पे है। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस कर दिया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मान लो कि कह दिया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। फोर्स आने चार्ज पार्टिकल तो क्यू इंटू ई से लिखते हो ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव वेक्टर आ जाएगा, ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस है उस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है यानी कि न्यूक्लियस, वो ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे जो फोर्स लगता है उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जो चारों तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड था ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो मेजर पोर्शन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, जो फोर्स लग रहा है। यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन था न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मेजर पोर्शन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो निगेटिव चार्ज का कहीं सेंटर आपको इधर मिल गया और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या फिनोमिना हुई, डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, डाइपोल्स आर यस सर, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड, ठीक है ना, डाइपोल वहां पे बन यस जाएंगे, थे नहीं लेकिन बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो डाइपोल बनेगा उसके कारण फिर से इधर को आपको दिखेगा कि निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से यस सर। आपको मिलेगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेटेड प्लेस हो गए, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट ए फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, नेट फील्ड अगेन बिकम स्मॉलर, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिज्म जो है दैट इज डिफरेंट फॉर द टू टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, बट फाइनल इफेक्ट इज सेम। क्या फाइनल इफेक्ट आ रहा है कि इंसुलेटर के वॉल्यूम रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी स्मॉलर, ठीक है ना। यस और सर। इसी वजह से आपको मिलता है कि जो कूलम लॉ आपने लिखा था उसमें जो फोर्स था दैट वाज गिवन बाय 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, यस सर। हाँ सर। वैक्यूम था वो, लेकिन जब मटेरियल मीडियम में आप उसी फोर्स को लिखते हो तो चूंकि फील्ड अब छोटी हो गई तो जो फोर्स होगा दैट विल आल्सो बिकम स्मॉलर। तो जब किसी मटेरियल के अंदर में दो चार्जेस को रख दिए, जैसे ये एक Q1 चार्ज हो गया, एक ये Q2 चार्ज हो गया, और इसको एक मटेरियल मीडियम में रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन और R से दिखा रहे हो, तो जो फोर्स इनके बीच का होएगा दैट फोर्स विल बी गिवन बाई 1/4πε0 K टाइम्स के Q1 Q1 Q2 Q2 डिवाइडेड बाई R अपॉन स्क्वायर। आर स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला, है ना, आर सेपरेशन के लिए। जो नेचर ऑफ द फोर्स है उसका इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, यानी कि सिमिलर नेचर के चार्ज जो होंगे दे आर गोइंग टू रिपेल, अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, बट जो फोर्स होगा वो K टाइम्स छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक रिलेटिव कांस्टेंट, परमिटिविटी। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हो ना। तो कभी कभी इसको एप्सिलॉन नॉट आर से भी दिखाते हैं, के को एप्सिलॉन नॉट आर से भी दिखाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है,
वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई जो हमको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं जहां पे कल हम लोगों का डिस्कशन रुका था कि गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ स्पेसिफिक सिमेट्री होती है। वो भूमि सिन्हा, आप बताओ कौन सी सिमेट्री बताई थी हमने, कौन कौन सी? व्हाट आर द सिमेट्री वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, जिसमें हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? भूमि, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। भूमि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैंड रेज आपका दिख रहा है बट आवाज नहीं आ रही। भूमि, माइक काम कर रहा है आपका? पलक, आप बताओगे क्या? Yes, sir. ये बोलो। Sir, symmetry in distribution of charge about a line and about a plane. हाँ, ये तीन तरीके की सिमेट्री की हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि ये तीन तरीके की सिमेट्री में अगर कोई भी सिमेट्री होल्ड हो रही है तो वहां पे हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आओ वन बाय वन करके इन तीनों सिमेट्री को यूज करें और कंडीशनल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है ना? तो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं जहां पे कि सिमेट्री अबाउट ए पॉइंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज। सर भूमि का माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चला बेटा? सर उसका टेक्स्ट आया अभी अभी। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक, सेल का मतलब समझ रहे हो आप? यस सर। यस हाँ, सर। क्या होता है सेल मतलब? यस सर, हॉलो होता है। हाँ, बीच में पूरा का पूरा खोखला है। वट एवर चार्ज इज गिवन दैट इज ओनली ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सरफेस। हाँ, अगर आप इसी चीज को देखें तो अगर मान लो कि वो सॉलिड स्फीयर कंडक्टर होता तो भी उसको अगर चार्ज देते तो उसमें भी चार्ज सिमिलर वे में ही एडजस्ट होता, क्योंकि कंडक्टर के वॉल्यूम रीजन में कोई चार्ज नहीं होता है ना? यस सर। तो अगर आपको कोई कंडक्टर के लिए भी लिखना है तो जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे वो शेल वाला जो फॉर्मूला होगा दैट इज अप्लीकेबल फॉर द कंडक्टर आल्सो। ठीक है, कंडक्टर के लिए भी ये फॉर्मूला हमारा अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? यस सर। देवांश, कुछ पूछना चाह रहे हो? हैंड दिख रहा है आपका? देवांश, कोई क्वेरी है आपकी? सर आई थिंक वो उसने पिछली बार जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए क्या होगा, वो डाउन करना भूल गया होगा। अरे तो डाउन तो कर ले। गैप भी हो गया क्या? हैंड हटा, या फिर देवांश, आवाज मिल रही है?
तो मौका मिला, चाय पीने चला गया। ये मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, आर इसका रेडियस है, ठीक है। टोटल चार्ज Q is uniformly distributed on its surface, ठीक है। हमने मान लिया कि जो है Q चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अगर हम देखें तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस स्फेरिकल सेल का, उसके अबाउट सिमेट्री है, चारों तरफ चार्ज आइडेंटिकली प्लेस्ड है इस सेंटर पॉइंट के। यस सर। सिमेट्री के आधार पे हम एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। सिमेट्री के इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा भाई, कि इस सेंटर से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, अगर सारे के सारे पॉइंट्स जो हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम द सेंटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं कि एट ईच एंड एवरी प्लेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये हम यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम क्या यूज कर सकते हैं कि सिंस जो है देयर इज अ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट द सेंटर, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होएगा दैट विल बी आइदर रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना। ये दो इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन बनाएंगे। मान लीजिए कि हमको ये पॉइंट पी है, इस पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करें कि जो भी इस पॉइंट का सेंटर से सेपरेशन है, लेट इट बी आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसके लिए बात कर रहे हैं, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं जिस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री पे है ना। ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहीं पे उसका सेंटर है, और साथ में जो रेडियस है वो इस पर्टिकुलर सेंटर से उस पॉइंट की जो सेपरेशन है उसके बराबर है। तो जो दो इंफॉर्मेशन हमने बनाई है उसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फील्ड होगी उसका डायरेक्शन या तो ऐसे रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। यहाँ पे आउटवर्ड भी हम दिखा सकते हैं, इनवर्ड भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड होगा, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। और जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे और अगर हमारे द्वारा जो सोन डायरेक्शन है वो अप्रोप्रिएट होगा तो उट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और अगर हमने डायरेक्शन अप्रोप्रिएट नहीं दिखाया है, उल्टा दिखा दिया है, तो इट विल कम्स आउट टू बी निगेटिव, ठीक है। तो हमने आउटवर्ड दिखाया फील्ड का डायरेक्शन, और साथ में हर जगह पे फील्ड बराबर भी होगी सरफेस पे कहीं भी लोगे तो, यस सर। क्योंकि इक्वी स्पेस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यस सर। ठीक है। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट ऑफ ds फॉर एनी क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon naught। अब यहाँ पे अगर हम कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ऑन दिस सरफेस, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यस सर। क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताया गया है कि इट शुड बी chosen as perpendicular to that surface and यस सर। emerging outside, बाहर की तरफ, ठीक है ना।
तो ये आपका जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अज्यूम करके रखी है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा ई वेक्टर का और डीएस वेक्टर का, तो क्या मिलेगा? दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, थीटा की वैल्यू 0 है तो। हाँ सर, यस सर। हाँ? तो यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के हैं तो ई डॉट डीएस आप करोगे तो ये लिखा जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस EDS 0 से, दैट इज ई डी एस हो जाएगा। यस सर। यस। तो ई डॉट डी एस जो हो गया वो ई डी एस हो गया, तो लेफ्ट साइड तो हमारा ये हो गया ई डी एस। और इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना होगा? क्यों? क्यों? that is the total charge given to the sphere is inside the surface, तो इंक्लोजर ऑफ चार्ज हमारा Q के रूप में लिखा जाएगा and it will be positive. If charge given to the sphere is positive then it is also positive. तो Q divided by epsilon naught, ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन हो हाँ गया। सर। अब यस। देखो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, उसको यूज करते हैं। अगर एलिमेंट यहाँ पे लिया है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना होगा वही एलिमेंट यहाँ पे लेने पे भी होगा, वही इस पोजीशन पे लेने पे भी होगा। ईच एंड एवरी प्लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी सेम। यस सर। तो ये Yes, sir. इधर में इस इक्वेशन में जो E है, इट इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू द पोजीशन ऑफ द चोजन एलिमेंट। यस सर। यस सर। तो E हमारा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा क्या? हाँ सर। तो E इधर में आप इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ड्रैग कर लिया, इंटीग्रेशन ds that is equals to q upon epsilon naught, इंटीग्रेशन ds फॉर दिस होल सरफेस। अच्छा, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो आप सरफेस यूज करते हो उसको गासियन सरफेस का नाम दिया जाता है ना। जो भी सरफेस इमेजिनरी आपने चूज करी टू अप्लाई द गॉस थ्योरम, दैट इज नोन एज गासियन सरफेस। हेलो, हाँ जी जी, अभी तो क्लास में मैम। हाँ जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस पूरे के पूरे जो चोजन सरफेस है उसकी सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। और एक स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर का है उसकी सरफेस एरिया कितनी लिख सकते हैं आप बताएंगे आदित्य तिवारी? हर्षित माधव, एक स्फीयर जिसका रेडियस आर स्मॉल आर का है उसकी सरफेस एरिया कितना लिख सकते हो? सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज क्यू डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि इट कैन बी रिटन एज क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। यस। इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि जो हमने डायरेक्शन दिखाया है वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, जो डायरेक्शन हमने दिखाया है वो अप्रोप्रिएट है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा जो स्फीयर को आपने दिया है तो सेंटर से दूर की तरफ डायरेक्शन होगा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और मैग्नीट्यूड जो है वो लिखना है। तो देखो ये मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, अगर ये जो सेल है इस सेल का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज के रूप में अगर प्लेस कर दें तो उसके कारण भी तो फील्ड उतनी ही आती जितना आपने पाया इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। यस सर। यानी कि टोटल चार्ज को अगर पॉइंट चार्ज के रूप में उसके सेंटर पे मैं रखता हूं तो उसके कारण जितना फील्ड होगा वही आउटसाइड पोजीशन के लिए फील्ड की इंफॉर्मेशन होगी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के लिए। ठीक है,
इस स्फीयर से बड़े रेडियस या अप टू द सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो सरफेस के लिए अगर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो? एट सरफेस, इसी में स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दो। स्मॉल आर प्लेस बाय कैपिटल आर, तो एट द सरफेस जो फील्ड होएगी दैट विल बी गिवन बाय क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। अब जरा अंदर चलते हैं। इनसाइड पोजीशन, अंदर के पॉइंट के लिए बात करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट जहां पे हमको फील्ड चाहिए दैट इज एट दिस लोकेशन, यहाँ पे। तो अगेन जो है, जो भी इस पॉइंट का सेपरेशन है सेंटर से, उस रेडियस का एक सरफेस बना लो, और इसका मान लो कि सेपरेशन स्मॉल आर का आपने बोला। फिर से सिमेट्री वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी देगी कि जो भी फील्ड होगा वॉट एवर इट मे बी, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस and it will have same magnitude at each and every position on this surface, है ना? सिमेट्री तो बदली नहीं ना, सिमेट्री तो वही है। तो सिमेट्री का इंफॉर्मेशन को जो पहले यूज किए थे, दैट सिमेट्री आर्गुमेंट विल बी यूज हियर आल्सो। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को फिर से इस सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ई डॉट ऑफ ds दैट इज इक्वल्स टू इंक्लोजर ऑफ चार्ज बाय द सरफेस डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। ई डॉट ds ई ds हो जाएगा। अगेन इंक्लोजर ऑफ चार्ज की बात करना चाहते हैं भाई। ये एक होलो स्फीयर है, जो भी चार्ज है विच इज गिवन ऑन इट्स सरफेस। अगर हम इस गोले के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉलर देन द सेल है, तो उसके अंदर में चार्ज कितना होगा दीक्षा बताएंगे। सर आपने क्या बोला, एक बार फिर बता देते, क्या क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो हमने सरफेस लिया, ये छोटा आर अंदर वाला है ना, इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ये रेड कलर से बना दे रहा हूँ। ये वाला जो सरफेस मैंने लिया, इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होगा दैट वी हैव टू नो, है ना, ये हमको जानना है। ओके सर। ठीक है, अभिमन्यु, अभिमन्यु बताएगा क्या? देवांश सिंह आप बताओगे क्या? गुनगुन यस सर। आप बताओगे उस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना होगा? ये जो सरफेस लिया है इसके अंदर में चार्ज कितना होगा? आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं पूछ रहा हूँ? हाँ? यस सर। जो भी एक बार फिर से सुनो तब फिर आंसर करो। जो भी चार्ज हमने दिया है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये कैपिटल आर रेडियस वाला जो सरफेस बनाया है, इसको चार्ज क्यों दिया गया है? अंदर खाली है, खोखला है। ठीक है, इससे छोटे रेडियस का ये गोला बनाया, तो इस गोले के अंदर में चार्ज कितना होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज इनसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस? गुनगुन यस सर। ये बोलो। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है भाई, मैं बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आंसर कर रही? सर 4 पाई आर स्क्वायर होगा।
तू को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? वैभवी, सर आगे का जानने की एक्साइटमेंट थी, इस वजह से बोल अच्छा आगे के जानने की एक्साइटमेंट थी तुरे को? तो पूछा मैंने क्या है, फिर से बताएगी क्या मैंने पूछा है? हाँ? क्या पूछा है बता? हाँ? सर उसका एरिया निकालना है, जो आपका रेड वाला जो मैंने मार्क है। पूछा क्या है ये बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन पूछा है? सर व्हाट इज द सरफेस एरिया इनसाइड दैट? सरफेस एरिया पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है कि चार्ज पूछा है उसके अंदर में? व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस पूछा ना? यस सर। यस सर। तो तू एरिया बता रही है, इसके अंदर में चार्ज कितना होगा इस पर्टिकुलर अंदर वाले गोले के? चलो बताओ भाई, जितने लोगों ने हाथ उठा के रखा है उन्हीं में से कोई बता दो। जीरो होगा ना सर, हाँ, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है उसके। सिंपल सी बात पूछ रहा है, यही सिंपल सी बात पूछ रहा था, इसी में तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे। हैं? अरे भाई मैंने पहले बोला तुमको कि जो भी चार्ज है वो इस सरफेस पे है, इस वाले सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज तूने दे रखा है। अंदर खोखला है, वहां पे चार्ज है ही नहीं। तो अगर हम इससे छोटे रेडियस का गोला बनाएंगे तो इसके अंदर में चार्ज कितना आवेगा? तो जीरो, सिंपल सी बात थी। ठीक है, यस। तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोच करके सब चुप हो गए। हम्म? बहुत सिंपल सी चीज थी, जीरो। अब ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। तो ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जीरो हो गया है ना? अब ई तो कांस्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, हम लोगों ने कह रखा है, तो इट विल कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। अब ये देखो कि ये दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, एक ये और दूसरा ये इंटीग्रेशन डीएस, और इंटीग्रेशन डीएस तो जीरो नहीं है ना? दैट इज द एरिया ऑफ दैट सरफेस जो कि चूज किया गया था अपने लिए। यस सर। तो वो तो जीरो है नहीं। तो अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जीरो है जिसमें एक आपको मालूम है कि जीरो नहीं है, तो दूसरा नेसेसरली जीरो होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। होगा सर। यस। सिंस इंटीग्रेशन ds नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, इसलिए देयरफॉर ई विल बी जीरो। यानी कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है और उसको आपने चार्ज यूनिफॉर्मली उसको दे रखा है, तो उसके अंदर में हर जगह पे जो फील्ड होगी दैट विल बी जीरो। यस। ठीक है? यस। सेंटर से लेकर के उसके सरफेस तक जाओगे, जस्ट विद इन द सरफेस तक फील्ड हर जगह पे आपको क्या मिलेगी? जीरो जीरो। मिलेगी। ठीक है? तो अगर मैं ग्राफ के रूप में इसी इंफॉर्मेशन को जो इधर में बनाया गया वो दिखाना चाहे, तो क्या आपको दिख रहा है? ये है लाइन जो कि r इक्वल्स टू r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीरो से लेकर के जस्ट विद इन r तक ये फील्ड तुम्हारी यहां तक जीरो रहेगी। इधर में फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं, और जैसे ही आप सरफेस पे जाओगे तो फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये लिखा क्यू डिवीजन में 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर, इट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। और देन आफ्टर 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे फील्ड आपका छोटा होता जाएगा, और फाइनली जो है जाकर के कहाँ पे जीरो हो जाएगा? इंफिनिटी पे। तो इधर से जो ग्राफ आपको मिलेगा वो डिक्रीजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड का ग्राफ मिलेगा, डिक्रीज करता हुआ फाइनली ये जाकर के जीरो हो जाएगा इन्फिनिट। तो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। ठीक है? दिस ग्राफ शुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है।
और सेम इंफॉर्मेशन किसके लिए होगा, मेटालिक स्फीयर के लिए भी होगा, चाहे स्फीयर मेटालिक हमारा सॉलिड हो या फिर खोखला हो, दोनों केस में, ठीक है ना, ओके सर, ओके। मेटल के केस में। बट अगर नॉन मेटालिक है तो शेल होने पे होगा, खोखला होने पे होगा, Yes. ठीक है। एक चीज और जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा इसमें R इक्वल्स टू कैपिटल R पे जो ग्राफ होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ग्राफ विल बी डिसकंटिन्यूअस एट R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है ना। R इक्वल्स टू कैपिटल R पे हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्यों? क्यों? आप शायद मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या अभी नहीं पढ़ाया गया होगा तो आगे पढ़ोगे कि किसी फंक्शन में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ये तीनों बराबर ना हो तो उस पॉइंट पे हमारा कर्व जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। ये तो सर अभी लिखेगा। कंटिन्यूटी का ना। हाँ, कंटिन्यूटी का ये इंफॉर्मेशन है, ये चीज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आर नॉट सेम देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यस सर। इधर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है ना। जब इस पॉइंट से जस्ट बाएं जाते हो, लेफ्ट जाते हो तो यहाँ पे फील्ड आपको 0 मिली थी अंदर में, और राइट हैंड लिमिट कितनी मिल रही है, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा ग्राफ जो होगा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? Yes sir. Yes. यस सर। दूसरी चीज, एक और काम की चीज, कहीं भी अगर आपका कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है तो वहां पे उसको सॉलिड लाइन से नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ओके। तो अगर अगर आपको मान लो कि एक शेल के लिए या मेटालिक स्फीयर है उसको चार्ज दिया गया और उसके लिए फील्ड का ग्राफ बनाया गया, ग्राफ में इधर एक ऑप्शन में आपको दिखाया गया कि ये सॉलिड लाइन से जोड़ दिया और दूसरे ऑप्शन में जो है सॉलिड लाइन से नहीं जोड़ा है, तो जो डॉटेड लाइन से कनेक्शन होगा वो वाला ग्राफ आप सही चूज करना, ठीक है। Yes sir. यस सर। अगर मजबूरी है, आपको ऑप्शन में डॉटेड वाला नहीं दिया गया है तो सॉलिड वाला भी चूज करना है, तब तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि वहां पे वो एग्जैक्ट सर मैथमेटिकल। एक बार अभी आपने जो अभी अभी पॉइंट बताया ना, एक बार रिपीट कर दीजिए, इसका सिग्नल कट गया था बीच में, सिग्नल नहीं आ बता रहा। रहे, यस। अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, साथ में और रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल ना हो, तो आप कहते हो कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब हमारा ग्राफ ब्रोकन है, टूटा है, ठीक है। अच्छा। यस। अच्छा, ब्रोकन होने का मतलब क्या है कि उस ग्राफ को हमको डॉटेड लाइन से वहां पे दिखाना चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको एक सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया गया, ऑप्शन के रूप में गिवन है, और आपको इस ग्राफ में जो है दो ग्राफ दिए गए जो इससे मिलते जुलते हैं, एक में ये लाइन डॉटेड दिखाई गई जैसे हमने अभी यहाँ पे दिखाया है, बीच वाली ये लाइन, हाँ सर। ये लाइन को डॉटेड दिखाया है, और दूसरे में जो है इसी को डॉटेड ना दिखा के ऐसे सॉलिड दिखा दिया है, ठीक है। तो सॉलिड वाले को करेक्ट नहीं चूज करोगे, किसको चूज करोगे सही, डॉटेड डॉटेड दिखाया गया होगा, जिसमें ऐसे ब्रोकन ग्राफ दिखाया होगा वो आपका अप्रोप्रिएट ग्राफ होगा। क्लियर? यस सर। हाँ। अब मान लो कि आपको ये ब्रोकन वाला ऑप्शन है ही नहीं, तब वहां पे सॉलिड को चूज करना, ओके।
Okay, sir. क्लियर है बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फॉर्मूले के रूप में आप ये इंफॉर्मेशन में भी ध्यान में रखेंगे कि बाहर के किसी भी पोजीशन के लिए क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से फील्ड लिखना है, और अंदर में फील्ड क्या है? 0. जीरो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? आर लेस देन आर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged sphere। यूनिफॉर्मली चार्ज कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन कंडक्टर होगा तभी उसके वॉल्यूम में जाएगा। कंडक्टर होगा तो सॉलिड स्फीयर होने पे भी चार्ज इसका बाहर पे ही होगा। तो जो पुराना इंफॉर्मेशन है वही हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ब्रैकेट में इधर नॉन कंडक्टिंग लिख दे रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग, है ना? नहीं भी लिखा रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहा गया तो उसको नॉन कंडक्टर ही मानोगे। जब कंडक्टर कहेगा तभी कंडक्टर मानना। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये मान लो कि तुम्हारा आर रेडियस का स्फीयर हो गया। क्यू चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो तीन तरीके से चार्ज डेंसिटी को बताया जा सकता है: वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ, ठीक है ना? एक को हम लोगों ने लैम्डा से दिखाया था, दूसरे को सिग्मा से दिखाया था, तीसरे को रो से दिखाया है। ठीक है ना? अब मान लो कि हमको यहाँ पे फील्ड चाहिए, ये पॉइंट पी पे विच इज आउटसाइड दिस स्फीयर, आर सेपरेशन पे है। तो अब यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है इसके चारों तरफ चार्ज आइडेंटिकली प्लेस्ड है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गई। Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री से आप ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि इस इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे उन पोजीशन पे फील्ड बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, Yes, sir. और डायरेक्शन फील्ड की क्या हो सकती है? या तो Different, sir. रेडियली बाहर की तरफ या रेडियली इनवर्ड। Yes, sir. ठीक है, ठीक। तो वही इंफॉर्मेशन सिमेट्री का यहाँ भी। तो ऐसे सरफेस बना लो, गासियन सरफेस, जिसके लिए गॉस थ्योरम को आप अप्लाई करना चाहते हो और अगेन अप्लाई कर जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस सरफेस पे। एरिया वेक्टर, फील्ड वेक्टर, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इस सरफेस के लिए ई डॉट डी एस ईडीएस हो जाएगा, इंक्लोजर ऑफ चार्ज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट।
ईडीएस लेफ्ट साइड को लिख दिया बेटा। इंक्लोजर ऑफ चार्ज तो फिर से क्यू ही रहा, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए। ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 4πr²। तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गया, क्यू डिवीजन में 4πε0 r²। वही फॉर्मूला मिला जो सेल के लिए मिला था। यस सर। तो बाहर के पोजीशन में चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज दिया जा रहा हो, या खोखला गोला हो जिसके सरफेस पे केवल चार्ज है, दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर के पोजीशन के लिए सेम रहेगी। ठीक है, ओके आर Yes. ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। डायरेक्शन फील्ड का वही, बाहर की तरफ अगर चार्ज स्फीयर को आपने पॉजिटिव दिया है तो, और अगर चार्ज निगेटिव देंगे तो टुवर्ड द सेंटर। Yes, sir. ठीक है, Yes. अब सर इनसाइड सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज सरफेस पे ही रहेगा या पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे होगा? वॉल्यूम में है भाई, ओके सर। पूरे वॉल्यूम में। मेटल होगा तब केवल सरफेस पे रहेगा, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है तो पूरे वॉल्यूम में। इनसाइड स्फीयर की बात करते हैं। मान लो कि ये पॉइंट आ गया अंदर का और यहाँ पे हमको फील्ड चाहिए, तो अगेन इस तरीके से सरफेस बना लेते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। इंफॉर्मेशन जो हमको सिमेट्री से मिलेगी वो तो सेम रहेगी कि अगर ये सरफेस हमारा बनना है जो वो सेंटर से इक्वल सेपरेशन पे है, तो हर जगह पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, और डायरेक्शन या तो रेडियली बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, है ना। यस ये स्मॉल आर रेडियस का ये सरफेस लिया अंदर में ऐसे, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा लेफ्ट साइड। ये गॉस थ्योरम हो गया, चार्ज इंक्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस लिख देते हैं। अब चार्ज कितना है, अब इस गोले के अंदर में चार्ज कितना है ये हमको लिखना है। कौन कौन से लोग आप में से बताओगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज इनसाइड दिस स्फीयर? बस तीन ही लोग। हर्ष अग्रवाल बताओ। सर क्यू बाय 4πε0 r स्मॉल r स्क्वायर। चार्ज उसके अंदर। यस गणेश। सर क्यू बाय गामा। गामा क्या है बेटा? सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सर क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देवेश। सर वॉल्यूम होगा शायद 4/3 पाई आर क्यूब शायद। यस सर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो भाई, सर DQ ना लेंगे चार्ज। सर क्यू इंटू रो अपॉन 4πε0 r क्यूब। चलिए देखिए, अब इसके अंदर में चार्ज कितना है ये अगर आप लिखना चाहते हो
तो दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो तुमको चार्ज डेंसिटी दिया गया है ना, ये चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो उसमें इस रीजन का वॉल्यूम गुना कर दोगे तो मिल जाएगा उसमें चार्ज कितना है ना। Yes, sir. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है, तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। तो एक तो इस चार्ज को लिखने का ये तरीका आपका हो सकता है क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर का क्यूब, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो कि रो नहीं गिवन है और आप कैपिटल क्यू के टर्म में ही लिखना चाहते हो, तो चार्ज डेंसिटी लिखो। तो चार्ज डेंसिटी क्या लिखा जाएगा, क्यू को आप डिवाइड कर दोगे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू, तो ये चार्ज डेंसिटी रो बन जाएगा। Yes, sir. Yes, हो sir. जाएगा, ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी कि नहीं। हाँ सर। चार्ज को उस वॉल्यूम जिसमें इस चार्ज को आपने बांटा है उससे डिवाइड कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा, और Yes, उसमें sir. आप अगर इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, तो भी आपको चार्ज कितना है उसके अंदर में लिखने का तरीका मिल गया। तो चाहे आप ये इंफॉर्मेशन यूज करो या ये, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेम। ठीक है, तो आप इसको 4π ρ/3 आर क्यूब लिखिए, या क्यू आर क्यूब डिवीजन में कैपिटल आर क्यूब लिखिए, दोनों से इंफॉर्मेशन एक बन जाएगा। ये 4/3 पाई और 4/3 पाई हमने कैंसिल कर दिया। इनसाइड पोजीशन के लिए ये आपका चार्ज इंक्लोजर को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है या किसी को दिक्कत है अभी। हाँ सर, क्लियर है। clear. क्लियर है। Clear. तो मान लो कि हम अभी इसको लिखते हैं, बाद में रो के टर्म में इसी फॉर्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, तो चार्ज इंक्लोजर की जगह पे क्या लिख दिया, क्यू आर क्यूब डिवीजन में कैपिटल आर क्यूब, ये इंक्लोजर ऑफ चार्ज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। Yes, यस। sir. राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ई कांस्टेंट है, या दोनों साथ ही साथ लिखते चलते हैं। हाँ, 4π ρ r³ डिवीजन में 3, बाद में कन्वर्ट करने की जगह पे दोनों को एक ही साथ लिखते जा रहे हैं। दोनों में से जो फॉर्मूला जैसा आपको प्रॉब्लम में डाटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसके बराबर भी लिख सकते हैं, या 4π ρ r³ डिवीजन में 3 भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, 4π स्मॉल r का स्क्वायर। Yes, sir. तो दूसरे वाले में एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा नीचे। हाँ आएगा, हाँ सर। 4πr², ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट r³, दैट इज इक्वल टू 4π ρ r³ डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। या ई लिखा जाएगा क्यू आर डिवीजन में 4π एप्सिलॉन नॉट r³, या ये लिखा जाएगा रो आर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको इसके नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा रो आर के डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या ये क्यू आर के डायरेक्शन में डिवीजन में 4π एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया अंदर में। Yes, sir. यानी कि सेंटर पे कितना हो जाएगा, एट सेंटर Zero Zero. आएगा। R तो कैपिटल आर zero. बाय सर 3 जीरो।
ठीक है, स्मॉल आर की जगह पे 0 रख दोगे ना सेंटर के लिए, यस सर। Yes, sir. और एट सरफेस कितना हो जाएगा? Q R vector upon 4 pi epsilon naught क्यू R cube. डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या क्यू रो कैपिटल आर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों में से कोई। Yes, sir. यस अब ग्राफ बना लेते हैं। यहीं पे बना देते हैं। ये तुम्हारा गोला था, capital R was its radius, Q was the charge given to the sphere. ये सेंटर के अलॉन्ग हो गया, और ये वो तुम R cube नहीं होगा? Q by 4 pi epsilon naught R cube. क्यों बेटा, ये यहाँ कट हो पे जाएगा। आर है ना, तो तो आर नीचे कट जाएगा ना। लास्ट में एट सरफेस। हाँ हाँ, बता रहे हैं, ये यहाँ पे जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो एक आर कट जाएगा ना। हाँ ठीक है, सेंटर पे फील्ड 0 है। सेंटर से जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ते जाओगे, लिनियरली इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा लिनियरली। स्ट्रेट लाइन है ये, y इक्वल्स टू Yes, sir. एम एक्स के फॉर्म का। तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन ऐसे लिनियरली इंक्रीज करेगा, सरफेस पे जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। कितना होगा? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का, और उसके बाद 1/r² का ग्राफ घटता हुआ इंफिनिटी पे जाकर के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब याद करिए, तो ये ग्राफ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो ग्राफ बनाए थे उसी तरीके का है कि नहीं, सॉलिड स्फीयर की वजह से, हाँ? यस सर। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ग्राफ बनाया था वो पिछला वाला था। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए खोखले गोले के लिए जो बनाया था वो पिछला वाला ग्राफ था। ठीक है, Yes, तो sir. दोनों ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों फोर्स को जो रिप्रेजेंट करने वाला बेसिक फॉर्मूला है वो 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी, m1 m2 के प्रोपोर्शनलिटी, या q1 q2 के प्रोपोर्शनलिटी होने के कारण दोनों फॉर्मूले जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो दोनों के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिलते हैं, दे आर आइडेंटिकल, सिमिलर। बस अंतर क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं या जो कांस्टेंट है वो बदल गया। वहां पे जी था कांस्टेंट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उधर में मास आता था स्फीयर का, इधर में चार्ज ऑन द स्फीयर आ गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब जैसे मान लो कि ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बनाया इसको हमको यूज करना है। आपसे कह दिया कि ये मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, आर रेडियस का है, इसको क्यू चार्ज दिया गया शेल है, और एक ये दूसरा स्फेरिकल सेल है, कंसेंट्रिकली प्लेस्ड है, 2r रेडियस का है, और इसको आपने जो है वो 2q का चार्ज दिया है। और इस सेल के बाहर एक पॉइंट यहाँ पे P बोला गया, विच इज एट ए सेपरेशन R। एक इधर R1 सेपरेशन पे ये पॉइंट P है। एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे S, जो कि R2 सेपरेशन पे है।
दोनों के बीच में है, R1 ग्रेटर देन 2R है और R2 जो है ये ग्रेटर देन R है लेकिन लेस देन 2R। ठीक है, ये दोनों स्फेरिकल सेल है। दोनों स्फेरिकल सेल। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड S। P पॉइंट और S पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बताना तो कोई जन। सर गॉस थ्योरम से जैसे पहले के वैसे सेपरेटली दोनों को अलग अलग निकालिए। नहीं का सर जरूरत 1 बाय है, तुमको फॉर्मूला मिल ही गया, उसको यूज करो ना। हाँ सर। S पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का स्क्वायर S पे। S पे कितना? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो। और P पे P पे दोनों का प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखे? सर Q upon 4 pi epsilon naught, sorry sir, Q by 8 pi epsilon naught R1 square। चलिए देखिए, 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक। एट S, ये S जो पॉइंट है ये छोटे वाले गोले के बाहर है और बड़े वाले Yes, गोले sir. के अंदर है। तो एट Yes, पॉइंट S इलेक्ट्रिक फील्ड will be due to a smaller sphere only, है ना, क्योंकि बड़े वाले गोले के तो अंदर है भाई, तो उसके कारण तो वहां पे फील्ड 0 होगा। बोलो। yes sir, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल छोटे वाले गोले के कारण होगा और इस डायरेक्शन में होगा। ES कितना होगा भाई? तो छोटे वाले गोले से लिए बाहर का पोजीशन है, तो ये क्या लिखा जाएगा? Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर। yes ठीक है। R2 का स्क्वायर। अच्छा R2 है, लिखे हैं उसको। हाँ ये R2 है, तो R2 का स्क्वायर कर। yes ठीक है, अब आओ एट पॉइंट P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉइंट P जो है छोटे वाले गोले के भी बाहर है, बाहर वाले बड़े वाले गोले के भी बाहर है, तो दोनों के कारण फील्ड होगा। एट yes sir, पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्यू टू बोथ स्फीयर, बोथ सेल, दोनों सेल के कारण होगा। और दोनों सेल के कारण दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी Q है और इस पे भी प्लस का 2Q है, तो दोनों के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। ये दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के कारण फील्ड लिखोगे P पॉइंट पे और ऐड करोगे। तो छोटे वाले गोले से Q चार्ज था उस पे, तो Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर
Yes, sir. और बड़े वाले गोले पे चार्ज कितना था? 2q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का R1 स्क्वायर। और तो वन दोनों के स्क्वायर कारण फील्ड हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली आपने क्या करा, दोनों के Add ऐड मैग्नीट्यूड करा जोड़ दिया, तो ईपी क्या हो जाएगा? 3q 3Q डिवीजन 4 में पाई 4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो 3q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर होगी, और डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। और यस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 का स्क्वायर होगा, एंड इट विल बी अगेन अवे फ्रॉम द सेंटर। समझ में आ रहा है भाई सबको? Yes, sir. यस सर खुशी, तुमको समझ में आ रहा है? Yes, खुशी, sir. अरे तो बीच बीच में कुछ खाना बोलते रहा कर, बोलते कम हो तुम लोग, कुछ कुछ रिस्पॉन्ड किया करो ना, तो लगे तो कि हाँ कुछ तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके सर। अब मान लो कि आपको कहा गया कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, एक यहाँ पे चार्ज स्फीयर रखा गया r रेडियस का, q चार्ज दिया गया, एक यहाँ पे चार्ज स्फीयर रखा गया, इसको भी q चार्ज दिया गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो एक ही है, और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया गया कैपिटल Q। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी, ये भी। अब इस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q पे हमको फोर्स लिखना है कि कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। बताओ भाई, इस वाले के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी E1, यस सर इस वाले स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी E2। और ये दोनों बराबर भी होंगे क्योंकि दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है वो बराबर है, और दोनों से उस पॉइंट की जो दूरी है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू दैट पॉइंट, दैट इज सेम, है ना। तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। यस तो ये बेसिकली दोनों हैं स्फीयर, लेकिन दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज की तरीके से उनकी वजह से फील्ड आप लिख सकते हो, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लिखते थे वैसे ही इसके लिए भी फील्ड लिख पाओगे। और कितनी हो जाएगी Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर का।
और दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। नेट फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, ई नेट। यस सर। ई cos और ई नेट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2e cos 30। हाँ, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू कॉस 30। तो ये हो जाएगा Q√3 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ नेट? जो नेट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स ये हो जाएगा ई नेट मल्टीप्लाइड बाई जो वहां पे चार्ज रखा है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू क्यूब रूट ऑफ 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। This will be the force which is going to act on that particular point charge. ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये मान लो कहा गया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। इस स्फीयर में आपने एक स्फेरिकल कैविटी कट करके निकाली है जिसका सेंटर C2 पे है और C1 से C2 के बीच की दूरी एक ही है। और इस कैविटी के अंदर में एक ये पॉइंट है P। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सर C2 हॉलो है। हाँ, इन्हें यूनिफॉर्मली चार्ज sphere of volume density rho a spherical cavity of radius small r is capital R कर रहे हैं, radius capital R is cut out. Center of the cavity is at center of cavity is at a distance a from center of the sphere. Find the electric field inside the cavity at a distance small r from C2. C2 से स्मॉल r पे ये पॉइंट P दिया गया। यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना, ठीक है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस रीजन में रो की है, ये खाली है, तो यहाँ पे तो चार्ज है नहीं कैविटी के अंदर में। जो भी चार्ज है वो इस गोले के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको फील्ड चाहिए इस पॉइंट P पे जो कि कैविटी के अंदर में है, तो यहाँ पे हम अप्रोच यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है ना भाई।
यस सर। अगर कई Yes. सारे चार्जेस होते थे तो उसकी वजह से अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता था तो क्या करते थे, हर एक के कारण अलग अलग फील्ड लिख करके सबको वेक्टर के रूप में ऐड कर लेते थे, Yes, है sir. ना। तो यहाँ भी जो है हम इंफॉर्मेशन सेम यूज कर सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा स्फीयर मान लेते हैं, बीच में कैविटी को भूल जाते हैं। तो पूरे स्फीयर के कारण अगर हमको यहाँ पे फील्ड लिखना है तो इस सेंटर से इस पॉइंट पी का सेपरेशन अगर हमको r1 का मालूम है तो ये इनसाइड द स्फीयर ये पॉइंट हो जाएगा, वहां पे हमको फील्ड लिखना आ सकता है, या आता है, फार्मूला हम लोगों ने बनाया है अभी। अब अगर हम पूरा स्फीयर मान लिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रो डेंसिटी का चार्ज रख दिए कि नहीं, जो खाली था वहां भी चार्ज रख दिए। तो अब उसको अगर हाँ हमको सर। खाली करना है तो वहां पे माइनस ऑफ रो का अगर चार्ज रख दें तो वो पोर्शन खाली हो जाएगा। यस सर। Yes. यस सर। निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज कर लें, ठीक है, कि पूरा एक यस सर। कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं, फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी रख देते हैं, तो ये पोर्शन में जो है चार्ज नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और अगर उसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी का स्फीयर मान करके हम बात करते हैं तो उसके लिए भी ये इनसाइड का पोजीशन है, तो उसके लिए भी हम सेम फार्मूले को यूज करके यहाँ पे फील्ड लिख सकते हैं, और दोनों की वजह से हाँ। फील्ड को लेके ऐड कर दें वेक्टर के रूप में, तो टोटल फील्ड हो जाएगी एट पॉइंट पी। यस सर। ये बात जो बोली हमने वो क्लियर समझ में आई क्या किस लोगों को? हाँ सर। यस सर। आदित्य Yes. झा, आप भी समझ रहे हो? जसजीत, यस सर। ठीक है, बात समझ में आई जो बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. मनदीप, मनदीप, यस सर। क्लियर है बात? यस सर। तो हम यही इंफॉर्मेशन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि कंप्लीट स्फीयर के कारण फील्ड लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, अगर ये लिखते हैं, इसको मान लो कि ईसी का नाम दे दिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू वेक्टर r1 डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड पोजीशन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है। Yes, यस sir. सर। यस। और यहां से यहां तक का ये पोजीशन हम r वेक्टर से दिखा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी part of sphere at point P assuming cavity as negative charge density माइनस का रो, है ना, यहाँ पे प्लस का रो हमने रख दिया था इस पोर्शन में जब कंप्लीट स्फीयर ले रहे थे, तो माइनस रो रख देंगे तो यहाँ पे खाली हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो उसके कारण जो फील्ड होगा, कैविटी के कारण जो फील्ड है, इसको मान लीजिए कि हम नाम दे देते हैं ECV। ECV इस कैविटी के कारण नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रो इंटू वेक्टर आर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। यस सर। अब लाभ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दिया जाए। यस। यस सर। तो पॉइंट पी पे Yes, जो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिखा जाएगा कैसे, EC प्लस
ECV लिख सकते हैं ना, यानी Yes, कि ये yes, हो sir. जाएगा रो वेक्टर R1 डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो वेक्टर R डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। या P पॉइंट पे जो फील्ड हमको मिली वो हमको हो गई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R। अब देखो ये आपका यहां से यहां तक वेक्टर R1 था और इस कैविटी का जो पोजीशन था ये C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा वेक्टर R है। तो माइनस R करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां को मिलाओगे तो ये माइनस R वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर. दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो एक दूसरे का नेगेटिव करते हैं। तो R1 में से माइनस R को ऐड करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर। Yes, sir. C1 C2 को मिलाने वाला जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी कि रो ए डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं P पॉइंट में। Yes, sir. अब इस इंफॉर्मेशन को देखो, ये आपका P पॉइंट पे फील्ड हो गया। इसका मतलब क्या बिना कि ये जो स्फीयर के अंदर में हमने कैविटी बनाई थी, इस कैविटी में कोई भी पॉइंट का पोजीशन हम लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे ये C1 था, ये C2 था, ये C1 और C2 था ए। तो पॉइंट यहां लिया था या यहां लेंगे या यहां लेंगे, कहीं भी लेंगे तो R से इंडिपेंडेंट आया है कि नहीं ये फील्ड? Yes, sir. यानी कि Yes, sir. हर जगह पे जो फील्ड होगी वो सेम होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द कैविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी यूनिफॉर्म Okay, sir. इनसाइड द कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर. सेम होगा, हर जगह पे उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो सेंटर ऑफ द कैविटी पे फील्ड है उसी के बराबर होगा। Yes. एंड हैव द मैग्नीट्यूड same as that center of the cavity। ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा इंफॉर्मेशन है विच यू शुड रिमेम्बर, है ना, ध्यान में रखना। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देखोगे ना तो 2-3 बार इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपको एडवांस में भी प्रॉब्लम मिला है ना। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि स्फीयर के अंदर में क्योंकि यूनिफॉर्मली आपने चार्ज करके रखा है, अगर कोई कैविटी क्रिएट करते हैं तो उस कैविटी के अंदर हर जगह के लिए हर पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट विल बी सेम एज दैट एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। जो सेंटर है कैविटी का वहां पे जो फील्ड है वही हमारा कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड होगा। Yes. Yes, sir. इंफॉर्मेशन ध्यान में Yes, sir. रहेगा। Yes. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. ओके
आज के डिस्कशन की चीजें समझ में आई सबको या कुछ दिक्कत आई है किसी को? हाँ सर। सर क्लियर सर आगे अच्छे से क्लियर है सर। किसी आया है तरीके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो प्लीज अब आप No, जो है इसके प्रॉब्लम्स भी ट्राई करो, धीरे धीरे आपको बनाना शुरू करना चाहिए प्रॉब्लम। एक्सरसाइज के साथ साथ तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है असाइनमेंट के भी टच करने चाहिए, ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम्स आप Yes, sir. असाइनमेंट के भी आप ट्राई करो। सर आप बता दो अभी कौन से करने असाइनमेंट के, जो अभी हम कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट के प्रॉब्लम मिलते हैं वो सारे करेंगे, केवल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण और डाइपोल जहां पे इनके जिक्र आएंगे उनको छोड़ करके, ठीक है ना? प्रॉब्लम्स को ट्राई करिएगा, हम कराएंगे फिर आगे और अभी प्रॉब्लम कराएंगे। पहले डाइपोल तक का करा लेंगे तो फिर मिक्स प्रॉब्लम भी कराएंगे कुछ, है ना? बट अभी Yes. आपके पास पर्याप्त टाइम है, एक्सेस टाइम है एक तरीके से समझा जाए तो, है ना? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमको प्रॉब्लम्स को भी अब करना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी आपके पास है टाइम, बाद में धीरे धीरे सिलेबस का लोड बढ़ेगा तो टाइम भी कम होता जाएगा। तो अभी अगर बैकलॉग बनने लगेगा तो आगे चल के दिक्कत आएगी, इसलिए साथ में करते चलिए जितना पोर्शन होता जा रहा है ना? यस सर। यस सर। अभी मिक्स प्रॉब्लम हम अपनी तरफ से कराएंगे जिसमें कि सारी चीजें जो है आ जाए इस तरीके के प्रॉब्लम, ठीक है? पहले इंडिविजुअल टॉपिक हो गया, इंडिविजुअल टॉपिक से में रिलेटेड जो सिंपल से लेकर के मुश्किल तक के प्रॉब्लम, फिर मिक्स प्रॉब्लम, सबका मिक्स, है ना? वो भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे आगे। यस सर। तो आज को यहीं पे करूंगा फिनिश। थैंक यू कल सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड क्या होगी और किसी प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड क्या होगी उसकी बातें करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.